हिस्ट्री पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इसको अरेंज करने में किन किन साइंटिस्ट ने जो है कंट्रीब्यूशन की है, किस बेस पर इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया है, और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से जो है पीरियोडिक टेबल में वेरी करती हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, या इनकी जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ही हमारे जहन में ये आता है कि एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इन 18th सेंचुरी जब एलिमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से डिस्कवर हो रहे थे, तो साइंटिस्ट के लिए ये जो है काम मुश्किल हो गया था कि हर एलिमेंट को सेपरेटली जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाए। फिर साइंटिस्ट ने इस बात पे सोचना शुरू किया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें जो है एलिमेंट्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे ग्रुप्स में डिवाइड कर देना चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना आसान हो जाए। तो यहाँ वो क्या लिखता है, विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद बढ़ी तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर अस टू स्टडी द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया था सेपरेटली, मतलब सेपरेट हर एलिमेंट को अगर हम स्टडी करने बैठते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें कोई ऐसा सोल्यूशन इसका निकालना पड़ना था जिससे हम जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आसानी से डिस्कस कर लेते। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम इसको एक एग्जांपल के जरिए भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ पर आप देखें कि सारी किताबें बिखरी हुई तो नहीं होती, मतलब सारी किताबें मिक्स तो नहीं होती। हर सब्जेक्ट की किताब जो है अलग कैबिनेट में या अलग जो है वो कबर्ड में पड़ी होती हैं। अगर सारी की सारी किताबें मिक्स हों और फिर आप उन किताबों में से आप अपनी बुक जो है वो अपनी जो आप बुक लेने गए हैं वो ढूंढना चाहें तो कितना मुश्किल जो है आपके लिए उस किताब को ढूंढना होगा। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर अरेंज बुक्स को जो है वो सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर दिया जाता है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसी तरह यहाँ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे जो है वो अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो हमें क्या बताता है, पीरियोडिक बिहेवियर बताता है एलिमेंट्स का, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, या एलिमेंट्स के मिलने से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कैसी होती हैं। उनको एक प्रॉपर वे में स्टडी करने का जो मेथड है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है, पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हमें स्टडी करने में मदद करता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की और उनके कंपाउंड्स की। ठीक है, अब अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन है वो अल राजी की है। अल राजी क्लासिफिकेशन, अल राजी एक साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने जो है एलिमेंट्स को किस बेस पर, इन एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल एलिमेंट्स को नहीं सॉरी इन्होंने जो है सब्सटेंसेस को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे जो है वो क्लासीफाई किया। इन्होंने जो सब्सटेंसेस है उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, नंबर 1 यहाँ आ जाती है वेजिटेबल, नंबर 2 एनिमल्स, नंबर 3 डेरिवेटिव्स, मतलब एनिमल्स और वेजिटेबल से हासिल होने वाले सब्सटेंसेस जो हैं उनको जो है मतलब डेरिवेटिव की कैटेगरी में उनको रखा जाएगा। फोर्थ वन आ जाती है मिनरल्स। ठीक है, तो अल राजी ने सिंपल सब्सटेंसेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है डुबर्नियर्स क्लासिफिकेशन। अब डुबर्नियर्स क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि इन 1829 अ जर्मन केमिस्ट डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइड्स, मतलब जो डुबर्नियर थे उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया और इन ग्रुप्स को उन्होंने ट्राइड्स का नाम दे दिया। ठीक है, और ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की, एटॉमिक वेट की बेस पे उन्होंने जो है ये क्लासिफिकेशन
और ये फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन थी, ऐसी क्लासिफिकेशन थी जिसमें एलिमेंट्स को जो है वो एटॉमिक वेट की बेस पे डिवाइड किया जा रहा था। इन्होंने जो है एक लॉ भी पेश किया जिसको हम डुबर्नियर्स लॉ कहते हैं, और इस लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास सपोज 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है जिसको कि हमने ट्राइड का नाम दिया हुआ है, जैसे एलिमेंट ए, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो डुबर्नियर्स लॉ के मुताबिक जो एलिमेंट ए है इसका एटॉमिक वेट और जो एलिमेंट सी है इसका एटॉमिक वेट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ग्रुप का जो है, किसी भी ट्राइड का या किसी भी जो डुबर्नियर्स की क्लासिफिकेशन में ग्रुप्स थे उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है उनका अगर हम मीन ले, उनके एटॉमिक वेट का मीन ले, तो हमारे पास जो एटॉमिक वेट या जो वैल्यू आएगी वो एटॉमिक वेट होगा किसका, सेंट्रल एलिमेंट का, यानी कि बी का एटॉमिक वेट हमारे पास आ जाएगा। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम की। डुबर्नियर ने इन 3 एलिमेंट्स को जो है वो क्लासीफाई किया और यहाँ पे जो है इनके एटॉमिक वेट भी दिए गए हैं। 7 जो लिथियम है उसका एटॉमिक वेट है 7.0, सोडियम का जो एटॉमिक वेट है 23.0 और पोटाशियम का जो एटॉमिक वेट है वो 39.0। ठीक है, तो अब इस ग्रुप पे अगर हम जो है डुबर्नियर का लॉ अप्लाई करें तो देखते हैं कि सोडियम का एटॉमिक वेट आता है या नहीं। ठीक है, तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वो 7.0 है, पोटाशियम का जो एटॉमिक वेट है वो 39.0 है। इनका अगर हम मीन ले तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 23 है। ठीक है, अब ये 23 जो है एटॉमिक वेट है किसका, सोडियम का। तो ये जो डुबर्नियर का लॉ था वो इस ग्रुप पे अप्लाई किया जा सकता था, मतलब इस ग्रुप के लिए वो वैलिड है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं क्लोरीन है, ब्रोमीन है और उसके अलावा आयोडीन है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या है 35.45, ब्रोमीन का 79.90, आयोडीन का 126.90। ठीक है, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट जो है इनके जो एटॉमिक वेट है उनका अगर हम मीन लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 81.17। ठीक है, अब 81.17 जो है ये किसके एटॉमिक वेट के नियर है, ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के जो है नियर है ये। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इस एग्जांपल पे जो है डुबर्नियर का लॉ अप्लाई किया जा सकता है, वैलिड है ये लॉ। ठीक है, तो मतलब हमने क्लोरीन को और आयोडीन को जो है उनके एटॉमिक वेट्स को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, जो आंसर आया वो हमारे पास एटॉमिक वेट आ रहा था किसका, ब्रोमीन का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो आ जाती है सल्फर, सेलेनियम और टेलीरियम की। ये भी हमारे पास एक ग्रुप है जिसको हमने ट्राइड कहा है और इसकी भी क्लासिफिकेशन डुबर्नियर ने ही की थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो सल्फ़र का एटॉमिक वेट क्या है 32.10, सेलेनियम का 79.00 और टेलीरियम का 127.60। इसमें भी हम सल्फ़र के एटॉमिक वेट को और टेलीरियम के एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि इनका मीन लेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास 79.85 आएगा और जो एटॉमिक वेट है किसका, सेलेनियम का एटॉमिक वेट है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल हम देख लेते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की। कैल्शियम का एटॉमिक वेट है 40.10, स्ट्रोंशियम का 87.60 और बेरियम का एटॉमिक वेट है 137.30। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि इस एग्जांपल पे हम जो है उस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट, बेरियम का एटॉमिक वेट यहाँ रखा, उसको 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है हमारे पास 88.7, जो कि काफ़ी मिलता जुलता है स्ट्रोंशियम के एटॉमिक वेट से। तो इसका मतलब है इस एग्जांपल पर भी हम डुबर्नियर्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो लॉ था ये तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता था। मतलब क्या है कि इस लॉ के जो है वो कुछ डीमेरिट्स थे जिसकी वजह से ये लॉ फेल हो गया था। इसको हम तमाम एलिमेंट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों फेल हुआ था, इट डज़ नॉट होल्ड गुड फॉर ऑल द एलिमेंट्स नाउन एट दैट टाइम। मतलब कि इस जो लॉ को या डुबर्नियर की जो क्लासिफिकेशन थी ये तमाम एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं की जा सकती थी, ये फेल हो गई थी। कुछ एलिमेंट्स को तो ये अच्छी तरह क्लासीफाई कर रही थी लेकिन तमाम एलिमेंट्स पे इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता था। एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ फ्लोरीन की, क्लोरीन की और ब्रोमीन की एग्जांपल है।
अब फ्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या होता है 19, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट 80 और क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.45। तो अब फ्लोरीन और ब्रोमीन को अगर हम ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आता है 49.5 और क्लोरीन का जो एक्चुअल एटॉमिक वेट है वो कितना है 35.45। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, जिसको देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डुबर्नियर्स का जो लॉ है वो इस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस लॉ के कुछ डीमेरिट्स थे। इसके अलावा इसके जो एडवांटेज थे वो सिर्फ एक एडवांटेज था और वो ये था कि इस लॉ के जो डुबर्नियर्स की क्लासिफिकेशन थी इसको पेश करने के बाद जो साइंटिस्ट थे उनको ये आइडिया मिल गया कि एलिमेंट्स को जो है उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक एडवांटेज था। डुबर्नियर के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो न्यूलैंड थे, जिन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की। ठीक है, न्यूलैंड जो थे वो इंग्लिश केमिस्ट थे और इन्होंने 1864 में जो है क्लासीफाई किया था। उस टाइम जो जितने भी एलिमेंट्स थे तकरीबन 62 एलिमेंट्स जो थे डिस्कवर हो चुके थे, जिनको कि इन्होंने अरेंज करने की कोशिश की और इनकी जो अरेंजमेंट थी वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट थी। ठीक है, तो न्यूलैंड ने एक लॉ पेश किया। उस लॉ के मुताबिक अगर हम जो है फर्स्ट एलिमेंट से आगे 8 एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो 8th एलिमेंट से जाके मिलती हैं। जैसे कि अगर मेरे पास जो है यहाँ पर एक कोई एलिमेंट है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इसके नीचे जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ऊपर वाले एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट से मिलती होंगी। ठीक है, तो ये इनका न्यूलैंड लॉ था जो इन्होंने मतलब लॉ पेश किया था। उनको उसका नाम भी ही जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिवेज था। ठीक है, कि पहले आने वाले एलिमेंट की कहीं से भी हम पहले मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करूँ तो इसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मतलब जो भी प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट की हैं वो फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी। ठीक है, तो इनके बाद जो है इनकी जो डीमेरिट्स थे वो ये थे कि जो इनकी जो लॉ था या इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पे काम कर रहा था। अगर हम हैवियर एलिमेंट्स की बात करें तो उन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता था। इस वजह से इनके पीरियोडिक टेबल के फेलियर की जो वजह थी वो यही थी कि सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जा सकता था ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे वो हमारे पास थे मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव जो थे इन्होंने 1871 में क्या किया कि अपना पीरियोडिक टेबल पेश किया और इस पीरियोडिक टेबल को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप्स बना दिए और सबसे पहली जो प्रॉपर अरेंजमेंट थी एलिमेंट्स की वो मेंडलीव ने ही की थी। इन्होंने ग्रुप्स बना दिए और पीरियड्स बना दिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि ये हमारे पास ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन्होंने जो है 8 ग्रुप बना दिए और उसके अलावा इन्होंने 7 पीरियड बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड इन्होंने बनाए अपने पीरियोडिक टेबल में और 8 जो है वो ग्रुप बनाए। और फिर उसके अलावा इन्होंने हर ग्रुप की जो है हर ग्रुप में सब ग्रुप्स भी बना दिए जिनको ए और बी का नाम दे दिया। यहाँ पे ये देखें हर ग्रुप में सब ग्रुप भी बनाए ए और बी। देखें कुछ एलिमेंट्स जो है बी में भी आ रहे हैं, जैसे कि इस वाले कॉलम में देखें तो यहाँ पे जो है ग्रुप ए में ये वाले कैल्शियम और जो है ग्रुप बी में जिंक आ रहा था। तो इस तरह इन्होंने जो है अपनी क्लासिफिकेशन की। इनका पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ग्रुप्स बना दिए और पीरियड्स बना दिए और ग्रुप्स और पीरियड्स में को भी इन्होंने ग्रुप्स को इन्होंने फर्दर जो है ए और बी पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए और बी सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो थे इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि एलिमेंट्स जो थे उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम आ रही थी। उन एक ही ग्रुप में सपोज़ अगर मेरे पास जो है लिथियम है और सोडियम है तो इनकी वैलेंसी आपस में सेम आ रही थी। इसी तरह पोटाशियम की वैलेंसी भी इसी तरह इनके जैसी ही थी। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसीज, मतलब इनकी वैलेंसीज जो थी वो सेम थी। ठीक है, उसके अलावा जो थे जो सब ग्रुप्स थे, सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में सेम आ रही थी। एलिमेंट्स ऑफ द सेम सब ग्रुप हैव द सेम प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जो हमारे पास जो थे ये सब ग्रुप में जो एक ही सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स थे उनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ भी सेम आ रही थी, उनकी वैलेंसीज भी सेम आ रही थी। ठीक है, तो ये इनकी जो क्लासिफिकेशन के कुछ एडवांटेजेस थे।
उसके अलावा और क्या क्या एडवांटेजेस थे कि इन्होंने उस टाइम पे जो 63 एलिमेंट्स, तमाम जितने भी एलिमेंट्स थे, ये उनको अरेंज करने के काबिल हो गए। जैसे कि पीछे जो है हमने बड़ा न्यूलैंड के जो क्लासिफिकेशन थी उसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया जा सकता था, मुश्किल हो गया था उनको अरेंज करना। लेकिन जो हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो तकरीबन 63 एलिमेंट्स को जो है वो क्लासीफाई कर रहा था। इसके अलावा जो है इस जो क्लासिफिकेशन को हम किस बेस पे किया था, एटॉमिक वेट की बेस पे किया था। और पीरियोडिक, ये भी जो है वो साबित हो गया था कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है एटॉमिक वेट पर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा एक और एडवांटेज ये था कि इन्होंने गैप्स जो थे वो पीरियोडिक टेबल में छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के। मतलब ये श्योर थे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बाद में डिस्कवर होंगे, तो उनकी जगह इन्होंने पीरियोडिक टेबल में छोड़ी थी। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये 2 गैप्स हैं, ठीक है। तो जर्मेनियम जो था उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी उसकी जगह छोड़ी, और बाद में जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो फिर पता चला कि जो मेंडलीव ने प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो बिल्कुल मिलती जुलती थी जो जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। तो इसका मतलब है इन्होंने स्पेसिस यहाँ पे क्यों छोड़ी, इनको पता था कि अगर जो है मैं यहाँ पर अगर एलुमिनियम से इंडियम तक जाएं तो इनके एलुमिनियम से इंडियम के दरमियान में बहुत ज़्यादा गैप है किसका, एटॉमिक वेट का। तो इसका मतलब है ज़रूर यहाँ पे सेंटर में कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका कोई ना कोई एटॉमिक वेट इनके सेंटर में होगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे गैप्स छोड़े थे। और फिर जो है बाद में वो एलिमेंट डिस्कवर भी हुए और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट उनका था किसके साथ, मेंडलीव ने जो प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट की थी उनके साथ, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स करनी पड़ी हमें मॉडर्न, जो कुछ ना कुछ इसमें डीमेरिट्स भी थे, उनको हमने जो है बाद में इम्प्रूव किया, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट की गई वो ये थी कि हमने जो है क्लासिफिकेशन on the basis of atomic number। मतलब कि इन जो क्लासिफिकेशन हमने, मतलब जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल था उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत थी। तो इम्प्रूवमेंट्स किसने की थी, मोज़ले ने की थी। 1911 में जो है मोज़ले ने जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें इम्प्रूवमेंट्स की। और सबसे पहली इम्प्रूवमेंट ये थी कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की, जो मोज़ले ने क्लासिफिकेशन की, वो किस बेस पे की, वो इन्होंने एटॉमिक नंबर की बेस पे की एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक वेट। और फिर पता चला कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई होती हैं या वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से शो करती हैं अगर हम जो है एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर की बेस पे अगर हम एलिमेंट्स को जो है वो अरेंज करें, ठीक है। तो एलिमेंट्स को जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज, ठीक है। तो सबसे पहली इम्प्रूवमेंट तो ये थी। उसके बाद जो थी सेकेंड इम्प्रूवमेंट थी एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रुप। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें जो है नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं थी। तो इस वजह से जो मोज़ले ने इसकी जो है इम्प्रूवमेंट क्या की कि इन्होंने जो है नोबल गैसेस के लिए वहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उनके लिए जो बाद में डिस्कवर हुई हैं, क्योंकि जब मेंडलीव ने जो है पीरियोडिक टेबल बनाया था तब ये प्रॉपर्टीज़ तब जो है हमारी नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जो है वो डिस्कवर हुई और उनकी भी जगह चाहिए थी। तो मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने जो है ये करेक्शन की कि एक्स्ट्रा एक ग्रुप ऐड करवाया जिसको कि नोबल गैसेस का नाम दिया, ठीक है। उसमें हमने जो है अपनी नोबल गैसेस को रखा। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड इम्प्रूवमेंट ये थी कि हमारे पास जो थे कुछ एलिमेंट्स सेम ग्रुप में, इन द सेम ग्रुप एलिमेंट्स have different प्रॉपर्टीज़, ठीक है। मतलब एक ही ग्रुप में जो है एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं आ रही थी जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे। लेकिन तो फिर मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने इन एलिमेंट्स को जो है सेपरेट ग्रुप्स में जो है वो जगह दी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है
अगर हम देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम और रेडियम, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो जिंक, कैडमियम और मरकरी से नहीं मिलती थी। इस वजह से लेकिन जो है मेंडलीव ने इनको एक ही ग्रुप में रखा हुआ था, तो ये इसकी जो है डीमेरिट था, जिसको कि ख़त्म किया किसने, मोजले ने। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इम्प्रूवमेंट की कि एलिमेंट्स को सेम ग्रुप्स में रखा हुआ था जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में नहीं मिल रही थी, तो इनको जो है सेपरेट ग्रुप्स में बाद में जो है रखा गया, और फिर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किया गया इन इम्प्रूवमेंट्स को करने के बाद। ठीक है।